डिडक्शन वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हम लोगों ने डिडक्शन वाले टॉपिक में बात कर रहे थे कि एटीसी का डिडक्शन जो है वो कैसे मिलेगा। उसके लिए एलिजिबल पर्सन कौन कौन है, वो है इंडिविजुअल या एचयूएफ। डिडक्शन 3 सेक्शंस का मिला के 1.5 लाख रुपए मिलेगा। एक जगह हम एक्सेप्शन देखेंगे बट वो इतना रेलेवेंट नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट होगा एनएससी में। अगर आप लगा रहे हैं, आप खुद के नाम पे लगा रहे हैं चलेगा, आप वाइफ के नाम पे लगा रहे हैं चलेगा, चाइल्ड के नाम पे लगा रहे हैं नहीं चलेगा, माइनर चाइल्ड के नाम पे लगा रहे हैं तो चलेगा, राइट। ऑन मेच्योरिटी प्रिंसिपल जो भी मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा। इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा ऑन एक्रूअल बेसिस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर हमने कुछ और डिटेलिंग में देखा। फिर पीपीएफ में अगर आप पैसा लगा रहे हैं खुद के लिए, वाइफ के लिए, चाइल्ड के लिए, या अगर वाइफ है तो वाइफ खुद के लिए लगा रही है, अपने हस्बैंड के लिए लगा रहे हैं और चाइल्ड के लिए लगा रहे हैं, तो वो एग्जम्प्ट होगा। एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा आपको। अगर आपने एफडी लिया है 5 साल का या उससे ऊपर का, तो आप खुद के लिए केवल एलिजिबल हैं, खुद के नाम पे लेंगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने सेल्फ या चाइल्ड के नाम पे, स्पाउस या चाइल्ड के नाम पे लेने की कोशिश करी तो आपको नहीं मिलेगा। मेरा एक सवाल है, स्पाउस का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा स्पाउस का क्या मतलब होता है? पार्टनर। कोई कुछ और? बताइए कोई कुछ और, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं और जस्ट क्लिक किया, तो आई एम आस्किंग दिस थिंग। क्या होता है स्पाउस का मतलब? साहिल वर्मा ने आंसर देने की कोशिश करी है, कोई कुछ और बताएगा? मानस ने भी 5 दिया है। शोभा आप बताइए। नागेंद्र आप बताइए, आपके बिल्कुल जवाब नहीं आते हैं। अनमोल 5। और कोई कुछ और? प्रतीक हस्बैंड और वाइफ, राइट। वंश मैरिड टू बलराम, नाइस। पलक वाइफ। पलक मेरा एक क्वेश्चन है, अगर वाइफ है तो किस कौन होगा स्पाउस? दैट सिंपली मीन्स कि आप लोग समझते हैं स्पाउस का मतलब अगर टैक्स पेयर है हस्बैंड तो स्पाउस होंगी वाइफ, और अगर टैक्स पेयर है वाइफ तो हस्बैंड होंगे, स्पाउस होंगे हस्बैंड, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आई बिलीव। हस्बैंड वाइफ। चल सकते हैं आगे। तो अगर आपने एफडी में डिपॉजिट करा है तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन एफडी, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगर प्रिंसिपल का आप रीपेमेंट कर रहे हैं हाउसिंग लोन का, तो उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में। और अगर उसका इंटरेस्ट है तो हम आगे एक सेक्शन 24 में बेनिफिट मिल जाता है। अगर सेक्शन 24 में कवर नहीं होता है तो एक सेक्शन और आएगा 80 वाली सीरीज में ही, वो एक बार हल्का सा ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे, राइट। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है कि अगर आप डिसेबिलिटी से सफर नहीं कर रहे हैं, अगर आप डिसेबिलिटी से सफर नहीं कर रहे हैं और आपने पॉलिसी ली है बिफोर 1/4/2012, तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। और अगर आपने 1/4/12 को ली है या उसके बाद ली है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको याद करने का एक बार तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं।
प्लीज माइंड मत करिएगा अगर कोई एचपी हो क्लास में। तो अगर मान लीजिए आपने कोई डिसेबिलिटी, अगर हम लोग मान लीजिए नॉर्मल हैं, तो आप ये मान लीजिए कि मैंने LIC याद कर लीजिए, LIC की डेट है मेरी 1/4/12। अगर 1/4/12 है तो मुझे 10% का डिडक्शन मिलेगा, और 1/4/12 से पहले है तो 20% का डिडक्शन मिलेगा, राइट। तो इस हिसाब से आप ये आपकी शायद 8th क्लास के आसपास पड़ेगा, कुछ इस हिसाब से भी याद कर लीजिएगा। और डिसेबिलिटी वाले लोग हमेशा 1 साल बाद होते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा उस हिसाब से कि अगर 1/4/13 के पहले है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड, अदरवाइज 15% ऑफ सम एश्योर्ड, राइट। उसके बाद हम लोगों ने ये सब देखा। अब एक एग्जाम्पल देखकर, यही LIC वाला ही, फिर अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। से मेरा एग्जाम्पल है, आप लोग बताइएगा इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा। डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी, डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी, पर्सन इंश्योर्ड है इसमें, पर्सन इंश्योर्ड, एक्चुअल सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड है, एंड देन प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। इसमें आपको बताना क्या है वो पूछ रहा हूं। डिडक्शन, आप लोग प्लीज साथ के साथ नोट करिएगा, अंडर सेक्शन 80C फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, वही मैंने जस्ट उसका थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल लिख दिया है। और लिमिट बताइएगा एक बार क्या है लिमिट। मैं आ गया अपने सवाल पे वापस। पहला केस है डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी, आप ले लीजिए 1/4/2011। पर्सन इंश्योर्ड है टैक्स पेयर खुद, एक्चुअल सम इंश्योर्ड है से 2 लाख रुपए, एंड प्रीमियम पेड करा है उसने 50,000 रुपए। एक दूसरा है 1/5/2012, ये उसने लिया है खुद की स्पाउस के नाम पे, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के नाम पे, और वाइफ है तो हस्बैंड के नाम पे, हस्बैंड वाइफ। पॉलिसी का अमाउंट है से 1,50,000, एंड हेयर he is making contribution, or like husband is making contribution in name of his wife of amount 20,000 रुपए। तो क्या होगा। और तीसरा मान लीजिए 1/6/2013 है, इनका बेटा है दैट ही इज हैंडीकैप सन, और हैंडीकैप सन है, जस्ट इतना बताइए। 4 लाख, और यहां पर से हमने कंट्रीब्यूट किया 60,000 रुपए, या 80,000 ले लीजिए। एक बार आंसर बताइए प्लीज। लिमिट मैंने बताया आपको, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, तो हमारे लिए हमने अपनी LIC ली है 1/4/2012 को। ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कहीं पर भी नॉर्मली पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये करा रहे हैं। तो 1/4/12 को हम पॉलिसी लेते हैं तो हमको डिडक्शन मिलता है 10%, हम उससे पहले लेते हैं हमको मिलता है 20%। डिसेबिलिटी वाले लोग, हैंडीकैप वाले लोग हमसे आते हैं 1 साल बाद, तो उनको 1/4/2013 विल बी द डेडलाइन, और उनको डिडक्शन मिलता है नॉर्मली 15% का। नॉर्मल केसेस में अगर आप 1/4/13 को ले रहे हैं और उससे पहले ले रहे हैं तो 20%, लाइक हम जनरल थे। कोई बताएगा आंसर।
सर फर्स्ट में 40,000। फर्स्ट में 40,000। आई एम जस्ट पुटिंग द फिगर, नॉट डिस्कसिंग इट। लिमिट बताइए कितनी है? 20%। ठीक है। दूसरा? 10%। 10%, दैट इज 15,000। हम्म 60,000। ठीक है। आप में से किस किस का हो गया ये आंसर? किसी और का आया आंसर? चलिए मैं एक बार करवा देता हूं इसको। बेसिकली ठीक है, इन्होंने ठीक ही बताया लगभग। तो टोटल डिडक्शन मेरा आ गया 1,15,000 रुपए का। अब मैं वही बात कर रहा था, हम लोग पूरे सिनेरियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस का केस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का केस है, प्रीमियम केस। इसमें दो सिचुएशन बनेगा, ईदर नॉट डिसेबल्ड, नॉट डिसेबल्ड, और दूसरा डिसेबल्ड। इसमें भी आएगी दो डेटे, इसमें आएगी 1/4/12 और इसमें भी आएगी 1/4/12। डिसेबल्ड में आएगी 1/4/13, इसमें भी आएगी 1/4/13, बट यहां है बिफोर 1/4/12। यहां लिखिएगा बिफोर, और एंड यहां पर है ऑन और आफ्टर 1/4/12। यहां पर है बिफोर और यहां पर है ऑन और आफ्टर। यहां लिखना है इफ पॉलिसी टेकन। ठीक है, तो यहां पर मेरा रेट क्या हो जाएगा बताइए? 20%। यहां पर भी 20%। फिर हम नॉर्मल लोग हैं तो हमको कम मिलेगा और इनको मिलेगा ज्यादा। बताइए, 15% ऑफ सम एश्योर्ड। किसी को कोई कंफ्यूजन है? चल सकते हैं आगे? कोई प्रॉब्लम? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। तान्या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब मुझे इसे अपनी रफ्तार में कराने दीजिए, क्योंकि आप लोग तो पता नहीं शायद रिप्लाई करते नहीं हैं। तो ठीक है, अब एक बार छठा पॉइंट डिस्कस करते हैं। 80C ही चल रहा है अभी हमारा, उसी में हम लोग बात कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस है। 3 पॉइंट लिखिएगा इसमें। ओनली फुल टाइम एजुकेशन इज अलाउड। ओनली फुल टाइम एजुकेशन ट्यूशन फी ऑफ 2 चाइल्ड। पेमेंट ऑफ डिडक्शन tuition fee of 2 child and
Institute should be situated in India. Institute situated in India. इंस्टीट्यूट का मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज की फीस या यूनिवर्सिटी फीस, कॉलेज यूनिवर्सिटी, और अगर आप आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस। ये मेनली आपके बच्चों के लिए सेक्शन है, ट्यूशन फी ऑफ 2 चाइल्ड। अप टू 2 चाइल्ड का डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अवेलेबल अप टू 2 चाइल्ड। टू चाइल्ड। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। सेवन पॉइंट ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या, इंग्लिश में लिखते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम। इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि, इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम, राइट। इसमें अगर आप करते हैं डोनेशन फॉर अ गर्ल चाइल्ड, फॉर अ गर्ल चाइल्ड who is age of less than equals to 10 years, ठीक है, तो इसमें आपका डिडक्शन एग्जम्प्ट हो जाएगा। एट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सर इन 7 पॉइंट मोर देन 10 years नहीं होगा? 18 साल की उम्र में या तो बच्चे की शादी हो जाए या 21 साल तक, 21 साल के बाद अकाउंट खुद बंद हो जाएगा। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं क्या? मतलब मुझे आइडिया है नहीं, मैं तो जो बुक में लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ आपको। एक काम करिए ना, हाँ जी। कंफ्यूजन खत्म करिए, पूरी लाइन ही हटाते हैं, इसकी जगह लिख दीजिए अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल एज गार्जियन इन नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 10 साल से कम उम्र तक आप की बच्ची जब तक होती है तब तक तो गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम करती है कि बच्ची अभी छोटी है तो उसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा, तो पेरेंट्स लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, राइट। 10 साल के बाद तो उसके ज्यादा पैसे लगने शुरू हो जाते हैं, मे बी दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी, ओके। राइट। तो मैंने कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। एक गार्जियन अपनी बच्ची गर्ल इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड के नाम पे कर सकते हैं वो, ठीक है। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में करेंगे तो उसके अगेंस्ट डिडक्शन मिल जाएगा। और एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो और कर लिखवा देता हूं, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब ये काम आती है। रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस
and other expenses paid by individual या HUF for purchase of residential property, for purchase of residential हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोगों ने लगभग खत्म कर दिया है सेक्शन। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर एनएससी में डिडक्शन कितने मिलती है? एनएससी में नेशनल सेविंग, एनएससी में ना यस सर। मैक्सिमम कैप है आपका 1,50,000 रुपए का 3 सेक्शंस का। एक जगह हम एक्सेप्शन, अगर मैं एक्चुअली वो डिस्कस करूंगा नहीं क्योंकि वरना कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। वो 80 सीसीडी में अगर आपको 80 सीसीडी में आप डोनेशन करते हैं लाइक नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना में, तो उसमें आपको 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाता है। अदरवाइज पूरा 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 सीसीडी, इन तीनों का मिला के जनरली 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। अब आप चाहे सारा 1.5 लाख रुपए नेशनल सेविंग स्कीम में कर दीजिए या पीपीएफ में कर दीजिए, अच्छा टोटल एक ही मिलेगा मतलब? टोटल 1.5 लाख मिलेगा। चाहे सब में से थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। राइट, तो हम लोग आगे चल रहे हैं। मैं जस्ट हल्का सा हिंट दे दूं आपको वापस। सेक्शन 80 ट्रिपल सी deduction in respect of contribution to certain fund, contribution to certain fund, इसके इसमें 3 पॉइंट्स देखेंगे मेनली। पूरे सेक्शन को 3 पॉइंट में क्लासिफाई करेंगे। एलिजिबल पर्सन कौन होगा जिनको ये डिडक्शन मिलेगा, पहला। दूसरा, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। एंड तीसरा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, दैट इज डिडक्शन का अमाउंट क्या होगा। ठीक है, एलिजिबल पर्सन हो गए इसके लिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में हमारे दोनों लोग आ जाते हैं, रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट। और इसमें पॉलिसी शुड बी, पॉलिसी शुड बी इन नेम ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ, इंडिविजुअल हिमसेल्फ प्लस प्रीमियम पेड बाय हिम। उसे खुद इसमें एलिजिबल होने के लिए इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा पॉलिसी अपने नाम पे लिया होना चाहिए, और तीसरा प्रीमियम खुद पे करेगा वो। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, पॉइंट में नाम नाम बता देता हूं। इसको बोलते हैं एन्युटी प्लान ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी। अगर नाम पर्टिकुलरली एक नाम आपको बताऊं, जीवन सुरक्षा योजना, LIC का है शायद, जीवन सुरक्षा योजना। डिडक्शन कितना मिलेगा, 3 सेक्शन का सम है एज पर सेक्शन 80 CCE, 80 C प्लस 80 ट्रिपल C प्लस 80 CCD। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है,
1,50,000 रुपए। राइट। अगर इसमें एक पॉइंट और लिखना पड़े तो मुझे, मैं एक पॉइंट और लिखवा ही देता हूँ। मान लीजिए टैक्सेबिलिटी ऑफ एन्युटी रिसीव्ड का क्या होगा? टैक्सेबिलिटी ऑफ एन्युटी रिसीव्ड, टैक्सेबिलिटी ऑफ एन्युटी रिसीव्ड इसका क्या होगा? is taxable in hand of policy holder, that is taxpayer, because उसके ही नाम पे बेनिफिट मिलता है। और कौन से हेड में जाएगा? अंडर हेड जिसका कोई नहीं, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। राइट। तो 80CCC खत्म कर देते हैं। 80CCD में मैं नहीं ले जा रहा, जस्ट नाम लिखवा के छोड़ रहा हूं, क्योंकि जितना आपका कवर्ड हो जाए एक बार आइडिया रह जाएगा। 80CCD डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट, contribution to notified pension scheme of central government, that is एग्जाम्पल ले लीजिए नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम आ जाएगा इसमें। नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है, बट इतना ज्यादा। फिर एक सेक्शन इसके एंसिलरी है, सेक्शन 80CCE, वो बोलता है तीन चीज का डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD इज इक्वल टू ₹1,50,000। और यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं जस्ट इन केस लिखवा देता हूं आपको। एन एडिशनल 50,000 विल बी अवेलेबल, an additional 50,000 will be available। या रहने दीजिए। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? नो सर। No, sir. आप लोग होप समझ पा रहे हैं क्यों मुझे इतना फास्ट करवाना पड़ रहा है? बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं है, एक एक टॉपिक्स में बहुत बहुत टाइम लग रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेडिकल वाले की। मेडिकल में हम लोग मेनली कितने सेक्शन देखेंगे मेडिकल केसेस के लिए? हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80DDB है एक, DDB है एक, बिल्कुल। और एक है चौथा अपने पास 80U। ये चार सेक्शन हम लोग मेडिकल के केसेस के लिए देखेंगे। तो सेक्शन 80D से शुरू करते हैं। सेक्शन 80D, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, डेली लाइफ में यूज आता है, तो आराम से समझिएगा। और इसको मैं भी थोड़ा सा स्लो ले चलूंगा। तो डिडक्शन
in respect of medical insurance premium, that is mediclaim. इसके लिए वापस हम लोग तीन चार पॉइंट बनाते हैं. ए, एलिजिबल कौन होगा इसमें? एलिजिबल पर्सन. दूसरा, एलिजिबल पर्सन के बाद दूसरा इसमें आएगा एलिजिबल एक्सपेंडिचर कौन से हैं? सी, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? एंड डिडक्शन कितना मिलेगा? क्वांटम ऑफ डिडक्शन. तो एक बार शुरू करते हैं हम लोग. इसके लिए एलिजिबल जो पर्सन्स हैं, इसकी स्पेलिंग गलत लग रही है, PERSON, पर्सन. एलिजिबल पर्सन कौन है इसमें? इसके लिए बंदे को इंडिविजुअल, या तो वो आप इंडिविजुअल हैं या आप हैं HUF. तो इंडिविजुअल में हमारे दोनों कवर्ड हो जाते हैं. जब हम आगे के सेक्शंस देखेंगे लाइक 80DD, 80DDB, 80U, तो वहां पर रेसिडेंट लिखा होगा, बट यहाँ पे नहीं लिखा है, तो रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट बोथ विल बी कवर्ड. और HUF भी हमारी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों होती है. तो एलिजिबल एक्सपेंडिचर कौन कौन क्या क्या चीजों के लिए मिलेगा? यहाँ तो सिर्फ लिख दिया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन रियलिटी में मिलता क्या क्या है? रियलिटी में मिलता किस किस चीजों के लिए? एक तो मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम के लिए. आई बिलीव आप लोग जानते हैं ना मेडिक्लेम क्या होता है. कोई बताएगा क्या होता है? प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, बता दीजिए क्या होता है अगर किसी को भी आइडिया है तो. किसी को आइडिया नहीं है क्या? वंश, आपको आइडिया है? तान्या, आपको आइडिया है क्या? राइट. और कोई बताएगा कुछ? एक बार बताता हूं अभी. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, एंड थर्ड है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS और अदर स्कीम. CGHS और अदर स्कीम. और इसमें इंडिविजुअल किस किस के नाम की पेमेंट कर सकता है? इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल कैन मेक पेमेंट
वो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं SSC, राइट। यहां पर सेल्फ के लिए कर सकते हैं, वो स्पाउस के लिए कर सकते हैं, बट यहाँ चाइल्ड की जगह आएगा डिपेंडेंट चाइल्ड, डिपेंडेंट चाइल्ड प्लस आएगा पेरेंट। और पेरेंट में फिर आप ये नहीं देखेंगे कि वो डिपेंडेंट है या नहीं है। एंड पेरेंट, इंडिविजुअल कैन मेक पेमेंट फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड एंड पेरेंट्स, राइट। अब बात कर लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम क्या होता है। बेसिकली जैसे आप अपना लाइफ कवर्ड कराने जाते हैं, ऐसे ही मान लीजिए लाइफ में अगर कोई आगे मेडिक्लेम की पॉलिसी प्रॉब्लम आ गई, मेडिकल इमरजेंसी अराइज हो गई, जहां आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई या यू गॉट इंजर्ड, तो उन चीजों के लिए जो भी आप लोग एक कवर्ड लेते हैं उसे मेडिक्लेम कहते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप मेडिक्लेम लें, ताकि आपको अगर मान लीजिए आगे प्रॉब्लम हो तो आपको धक्के ना खाना पड़े, आप परेशान ना हो, तो इसीलिए मेडिक्लेम ले। दूसरा होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है कि आप बीमार हुए नहीं है, बट आप हर साल खुद जाते हैं टेस्ट करवाने की हमें कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए। और तीसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CGHS कार्ड भी बोलते हैं। इसमें हर बार आदमी को कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरे इंडिया भर में डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल हैं, या और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, जहां पर CGHS अगर आप कोई ट्रीटमेंट कराने जाते हैं एंड CGHS होल्डर हैं, कार्ड होल्डर हैं, तो आपका सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी उस हॉस्पिटल को या उस मेडिकल संस्थान को, राइट। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। एनी मोड अदर देन कैश रहेगा, एनी मोड अदर देन कैश, मतलब आपको यहाँ नॉन कैश, अदर देन नॉन कैश पे करना है, एक्सेप्ट ₹5,000 फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। या इसको नीचे लिखूंगा, अभी छोड़ रहे हैं, नीचे सेपरेट पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क। अदर देन कैश, तो नॉर्मली हमारा ये है कि आपको नॉन कैश में पे करना है। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन समझने के लिए आप कुछ ऐसा देखेंगे, डिडक्शन अलाउड इज इक्वल टू अमाउंट पेड, अगर आपने प्रीमियम के लिए दिया है या डिपॉजिट किया है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट गिवन बिलो, गिवन बिलो। अब हम लोग डिडक्शन की लिमिट देख लेंगे एक बार। इसे हम लोग मेनली दो ब्लॉक्स में बांटेंगे। पहला ब्लॉक, दूसरा पर्सन्स कवर्ड, पर्सन्स कवर्ड ब्लॉक, पर्सन कवर्ड, एंड थर्ड इज मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा आपको। से मैं ब्लॉक 1 में कौन कौन आएगा वो देखना चाहता हूं। अब ब्लॉक 1 में आएगा सेल्फ, सेल्फ आपकी स्पाउस,
एंड डिपेंडेंट चाइल्ड, बिकॉज यहाँ चाइल्ड नहीं है, डिपेंडेंट चाइल्ड है, डिपेंडेंट चाइल्ड। मैक्सिमम डिडक्शन इफ 25,000 मिलेगा या जितना कंट्रीब्यूट करेंगे विच एवर इज लेस। तो 25,000 इफ none of the person is a senior citizen, that is age is less than 60 years. राइट आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 इफ एनी, कोई भी अगर हो गया तो आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का। इफ एनी ऑफ द पर्सन इज सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन कितने साल वाले होते हैं? 60 इयर्स वाले। ठीक है, एक ब्लॉक हमारा कवर्ड हो गया। आपने अगर देखा हो तो इसमें हम लोग 4 लोग को कवर्ड कर रहे थे। एक सेल्फ कवर्ड हो रहा था, स्पाउस कवर्ड हो रहा था, उसके बच्चे कवर्ड हो रहे थे, प्लस पेरेंट्स अलग से लिखा था। तो अब हम बात करेंगे ब्लॉक सेकंड में जो आएंगे वो कौन होंगे? वो होंगे पेरेंट्स। सर इसमें पर पर्सन 25,000 मिलते हैं टोटल में? टोटल। अंत में परसेंटेज कितनी है डिडक्शन की? डिडक्शन की परसेंटेज जितना आपने पे किया है वो, या मैक्सिमम 25,000 रुपए। अगर आपके घर में मान लीजिए आप हैं, आपकी वाइफ हैं और आपके बच्चे हैं, तो 25,000 रुपए, दैट इज आप लोग 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए मिलेंगे, या आप जितना पे कर रहे हैं उतना मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी वाइफ की एज 60 है, आप 59 के हैं, तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम। ओके, इसमें सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक LIC में था। गॉट इट? यस सर। राइट। अब बात कर रहे हैं हम ब्लॉक 2 की। ब्लॉक 2 में कौन कवर्ड होगा? पेरेंट्स। किसके? ऑफ एन इंडिविजुअल, चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। राइट, तो इसमें हमको डिडक्शन कितना मिलेगा? 25,000। कब? जब द मदर और फादर, मदर एंड फादर दोनों की एज कितनी हो? इज लेस देन 60 इयर्स। ठीक है, दैट इज वो सीनियर सिटीजन ना हो। दूसरा 50,000 इफ एज ऑफ एनी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 60 इयर्स। कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो दोनों को 50,000 रुपए मिलेंगे अगर दोनों 60 साल से ऊपर वाले ब्लॉक में कोई भी आ गया तो। ठीक है, एक पॉइंट जो मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा था, 5th पॉइंट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला एक बार लिख लेते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप 5,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड प्लस एनी मोड हो सकता है, इंक्लूडिंग कैश। तीसरा किस किस के लिए? फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड एंड पेरेंट्स।
एक सवाल आना चाहिए आपका कि सर ये 25,000 या 50,000 प्लस 25,000 या 50,000 दैट इज ब्लॉक 1-2 से अलग मिलेगा या एक साथ मिलेगा या इन्हीं में इंक्लूड होगा? तो आई विल से दिस विल बी पार्ट ऑफ 25 एंड 50। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम। अगर मैं इसको एक सिंपल सी भाषा में लिखूं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ टोटल डिडक्शन under section 80D for each block will remain 25 and 50। 25,000 एंड 50,000 रुपए। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कुछ पूछना है किसी को? Can you explain once again? ओके, आई एम सेइंग आपको टोटल 25,000 मिले। अब आप दो लेवल में पूरे सेक्शन को बांट दो। अगर मैं पूछूं तो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, तो मैं बोलूंगा आप मैक्सिमम ले सकते हैं 1,00,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे घर में मैं हूं, मेरे फादर भी हैं, मेरी भी एज 60 साल की और मेरे फादर की भी एवव 60 साल है। तो मैं ऊपर वाले स्लैब में आ गया, 50,000 प्लस 50,000 वाले में टोटल मुझे मिलेगा 1,00,000 रुपए। अब मेरा सवाल ये था कि सर मैंने इंश्योरेंस ले रखी है लेकिन मुझे अपने घर में हेल्थ चेकअप भी करवाना है सबका। तो मैंने कहा ठीक है आप जाइए करवाइए, लेकिन आपको पूरी फैमिली का मैक्सिमम 50,000 रुपए डिडक्शन मिले, 5,000 रुपए डिडक्शन मिलेगा। जो आप पे कर सकते हैं, कैश में चाहे तो कैश में भी कर दीजिएगा, नॉन कैश में चाहे तो नॉन कैश में भी कर दीजिएगा, लाइक डीडी, चेक और ऑनलाइन बैंक, एनईएफटी, आरटीजीएस, गूगल पे, पेटीएम, सब कुछ कर सकते हैं। किस किस के लिए? सबके लिए, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड या पेरेंट। जो आपकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी टोटल डिडक्शन की, वो किसी भी कीमत पर 1,00,000 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी। 1,05,000 रुपया नहीं होगा, वो 1,00,000 रुपए ही रहेगा, एज्यूमिंग कि दोनों 60 साल से ऊपर है। दैट इज ब्लॉक ए वाले लोग भी 60 साल से ऊपर है, ब्लॉक बी वाले भी 60 साल से ऊपर है। यू गॉट और नॉट? Yes, sir. चाहे कुछ टोटल 1 लाख ही मिलेगा। हाँ, मैक्सिमम 1,00,000 ही होगा। ठीक है, कोई इशू है किसी को? तान्या कोई इशू है? तान्या है ही नहीं क्लास में। एक स्पेशल प्रोविजन में बताना चाह रहा हूं क्योंकि वो शायद आपके यूज आएगा आगे। Sir, please scroll up. You have done it? Yes. राइट। शोभा समझ आ रहा है? यस सर। अरे नींद तो नहीं आ रहा? नो सर, नींद नहीं आ रही। कृति सोए हुए हो? इशिका है क्या क्लास में? सीनियर सिटीजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर रेसिडेंट, समर्थ। ऐसे आपके यहाँ जगाते होंगे ना, सोने वाले जाग जाओ, सेक्शंस चल रहे हैं, बट सारे सो रहे होते हैं। देखो, अगर मान लीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैं सीधा पॉइंट पे लिख रहा हूं, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन वेयर नॉट पॉसिबल, आपने कभी देखा हो वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक हेल्थ, पॉसिबल टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस,
in respect of resident senior citizen where it is not possible to get health insurance, तो deduction would be allowed in respect of any payment made other than cash subject to maximum 50,000. अभी समझाऊंगा ये है क्या. Subject to maximum 50,000 provided following condition are satisfied. दो conditions है इसमें. Following two conditions are satisfied. पहली condition will be senior citizen is resident in India. That is ROR हो या RNOR हो, resident of India, R या ROR या RNOR हो, that is resident हो वो. That is resident हो. Done. And आपने कोई पेमेंट ना किया हो, नो पेमेंट मेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसमें आप खुद कवर्ड होंगे, आपके पेरेंट्स कवर्ड नहीं होंगे. सच पेमेंट मेड फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, या इस पे डिपेंडेंट चाइल्ड भी डाल दीजिएगा, क्योंकि मेन सेक्शन में जब बात आ रही है तो डिपेंडेंट चाइल्ड करिएगा. अभी ये वाला प्रोविजन समझाता हूँ क्या है. मान लीजिए आपके घर में कोई है, आप हैं, वो आप 60 साल के हैं, ठीक है. आप गए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले के पास, उसने बोल दिया भैया हम तो नहीं देंगे आपको, क्योंकि 60 साल वाले में ज्यादा रिस्क रहता है, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे, आपको हम नहीं दे रहे पॉलिसी. क्योंकि कंपनी भी तो अपना प्रॉफिट देखती है ना, मेडिक्लेम वाली. तो इस हिसाब से कंपनी ने आपको मना कर दिया. तो डिपार्टमेंट बोला कि हम आपको दे देंगे मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए मेड अदर देन कैश सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर. अब लिखता हूं मैं, फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर. तो आपको यहां पर भी 50,000 रुपए तक मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू आपकी एज 60 साल या उससे ऊपर हो. यू गॉट अंडरस्टैंड और नॉट. आपको नॉट पॉसिबल टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका नॉट पॉसिबल टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस. डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस. दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप रेसिडेंट हो, सच सीनियर सिटीजन इज रेसिडेंट, प्लस no payment for health insurance premium and such payment for self, spouse and dependent child. That is parent covered नहीं होंगे इसमें आपके. क्लियर और नॉट? पूछना. और मैं 5 लाख क्या कहा था? 5 लाख कहा था मैंने, 50,000 कहा था. नहीं 5 लाख का था इस वाले सेक्शन में अगर बात कर रहे हैं. यस सर. अगर मैंने बोला होगा तो मेरा टंग स्लिप होगा, अदरवाइज मैंने 50,000 कहा था. ओके ठीक है, चल सकते हैं आगे. अभी हम लोग आते हैं आगे.
अब दो सेक्शन में आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। सेक्शन डी में बात थी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेने की। अब दो सेक्शंस में अगर कंपैरिजन मुझे बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? सेक्शन 80 डबल डी एंड सेक्शन 80 यू। सेक्शन 80 यू मतलब यू, आप, और डीडी मतलब डिसेबल्ड डिपेंडेंट। डिसेबल्ड डिपेंडेंट, यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन टू पर्सन ऑन विच handicap person is dependent। और यहां पर डिडक्शन टू द handicap person himself। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स अगर खुद डिसेबल्ड हैं तो वो जाएंगे सेक्शन 80 यू में, और अगर उनका भाई हैंडीकैप है और मिस्टर जो भी हमने नाम लिया था मिस्टर एक्स हैं और उनका भाई बीमार है मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई के लिए अगर वो उनका केयर टेक ऑफ कर रहे हैं तो उनका वाला डिडक्शन जाएगा 80 डबल डी में, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं पहले 80 डबल डी की। सेक्शन 80 डबल डी, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, डिपेंडेंट डिसेबल या हैंडीकैप। राइट, इसमें हम वापस 4-5 में बांटेंगे पूरे को। पहले में हमारा कौन आएगा? एलिजिबल पर्सन कौन होगा। दूसरे में कौन आएगा? कौन सा एक्सपेंडिचर एलिजिबल होगा, एलिजिबल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा। थर्ड में हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, डिपेंडेंट मीनिंग। एंड फोर्थ में हम लोग देखेंगे क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन मिलेगा कितने का। एंड लास्ट पॉइंट वापस से अपना बाद में देखते हैं। एलिजिबल पर्सन कौन कौन हो गया इसमें? मैंने बोला था कि 80 डी में इंडिविजुअल कवर्ड है एंड एचयूएफ कवर्ड है, और जब मैं ये बोल रहा हूं दैट इज वहां पर नॉन रेसिडेंट भी कवर्ड होगा और रेसिडेंट भी कवर्ड होगा, बट यहां पर स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल कवर्ड है एंड दूसरा रेसिडेंट एचयूएफ कवर्ड है। तो यहां पर आरओआर वाले भी और आरएनओआर वाले भी, यहां पर भी आरओआर वाले भी एंड आरएनओआर वाले भी। अब बात हुई डिडक्शन मिलेगा किसके किसके लिए। डिडक्शन अलाउड इफ assessee
डिडक्शन अलाउड करेंगे इफ एसएससी, अब वो एक्सपेंडिचर इंकर्ड करेगा एसएससी, एसएससी इंकर्ड एक्सपेंडिचर किस किस चीजों के लिए, इंकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, या आप उसके दवा दारू का इलाज करा रहे हैं आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसको वो मेंटली परेशान है तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसका वो नशा करता था बहुत, अब उसको नशा छुड़वा रहे हैं आप, रिहैबिलिटेशन या एक्सेट्रा ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट, एक पॉइंट ये है। दूसरा, अगर आपने डिडक्शन अलाउड इफ एसएससी हैज डिपॉजिटेड, उसके बेनिफिट के लिए आपने एलआईसी में कुछ पैसा डाला है, एनी अमाउंट विद एलआईसी या अदर इंश्योरर और अदर इंश्योरर फो, अब आप ये नहीं कर सकते कि उसके नाम पे डिपॉजिट कर दिया और आप मजे ले रहे हैं, तो यहां पर होना चाहिए फॉर बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। गॉट इट। अब बात करते हैं डिपेंडेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे डिसेबल्ड डिपेंडेंट का मतलब क्या है। आप बोलेंगे सर इसमें आप दो पार्ट में क्लासिफाई कीजिए, अगर एक है आप एचयूएफ तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ डिपेंडेंट ऑन एचयूएफ पे हो, अगर एचयूएफ चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चाहे दैट इज कर्ता, अगर चाहे, क्योंकि कर्ता ही एचयूएफ के नाम की रिटर्न जनरली भेजते हैं, तो वो अगर उनके घर में कोई बेटा बीमार है तो वो उनके नाम पे डिडक्शन ले सकते हैं, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ डिपेंडेंट ऑन एचयूएफ हो तो वो। अब बात करते हैं इंडिविजुअल की, INDIVIDUL, इंडिविजुअल के लिए डिपेंडेंट कौन कौन होगा, इसकी लिस्ट है थोड़ी अच्छी सी लंबी सी। सेल्फ तो हो ही नहीं सकता इसमें कभी, क्योंकि सेल्फ के लिए हमने बोल दिया अलग सेक्शन है, उनकी वाइफ होंगी, उनके चाइल्ड होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, प्लस यहां पर इनके कवर्ड होंगे ब्रदर एंड सिस्टर, डिपेंडेंट ऑन ब्रदर एंड सिस्टर, डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल, राइट। तो ये लोग कवर्ड हो गए हमारे। कुछ पूछना है अभी तक? अब एक बार बस लिमिट बता देता हूं मैं आपको, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? नो सर। नो सर। राइट, थैंक यू। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, मुझे लगता है कि चलो ठीक है पढ़ा लो भाई। एंड क्वांटम ऑफ डिडक्शन की बात कर रहे हैं अब हम लोग, कितना डिडक्शन मिलेगा। इसमें है हमारे पास स्लैब रेट, मतलब स्लैब रेट, सॉरी स्लैब रेट इज अ रॉन्ग वर्ड। कितना डिडक्शन मिलेगा, जैसे वहां पर दो ब्लॉक में हमने बांटा था, यहां पर हम लोग बांटेंगे दो लेवल्स में। अगर डिडक्शन 75,000 रुपए का, कब डिडक्शन अप टू 75,000, डिडक्शन 75,000 का, डिडक्शन 75,000 का
इसमें फ्लैट मिलेगा आपको, कोई कंपैरिजन नहीं करना है कितना खर्चा किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एसएससी। राइट, दूसरा है हमारे पास, ये नॉर्मल केसेस के लिए है, नॉर्मल डिसेबिलिटी है, एंड वेयर सीवियर डिसेबिलिटी इन्वॉल्व, डिडक्शन 1,25,000, वापस वही irrespective of expenditure incurred, सीवियर डिसेबिलिटी। अब आप पूछेंगे सर ये सीवियर डिसेबिलिटी क्या होती है, तो मैं कहूंगा जहां पर 80% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी हो, दैट इज सीवियर डिसेबिलिटी, एंड नॉर्मल डिसेबिलिटी इज लेस देन अप टू 79%। एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है जिसके ऊपर आपका डॉक्टर लोग, मेडिकल टीम पूरा बैठती है और वो लोग बताती है कि ये इतना बीमार है, और इनका मान लीजिए आपका ब्लाइंडनेस है तो मे बी वो सीवियर डिसेबिलिटी में चला जाता है, या आप ज्यादा काम नहीं कर पा रहे तो वो डॉक्टर का जजमेंट इन्वॉल्व होता है। राइट, अब इसमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी, इसमें हुआ सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी, सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी, एक सवाल वापस से मैं बता रहा हूं, एक बंदा खुद की रिटर्न भी फाइल करता है और उसके बाद अपने वाइफ, अपने भाई के पैसे में भी बोलता है कि मैं इसका डिपेंडेंट हूं और मुझे इससे भी पैसा चाहिए। तो जब हम आगे 80U में पढ़ेंगे तो वो बंदा खुद 75,000 और 1,25,000 रुपए क्लेम कर सकता है। तो वो ये सेक्शन ये बोलता है, इफ हैंडीकैप पर्सन, इस पॉइंट का रेलेवेंस अभी जब मैं दूसरा सेक्शन पढ़ा दूंगा तब समझ में आएगा। इफ हैंडीकैप पर्सन हिमसेल्फ क्लेम डिडक्शन under section 80U, then no deduction under this section, then no deduction under this section is allowed। किसको मिलता था यहां पर, गार्जियन को। कुछ पूछना है, allowed to guardian HUF under section 80, ठीक है, under this section। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो हमारा ये वाला सेक्शन हो गया है कवर्ड। अब बात करेंगे 80U की। So please wait. बताइए। चल सकते हैं आगे। Yes, sir.
ठीक है, हम लोग इसमें कुछ छोड़ा ना हो। मेनली जो ये वाला सेक्शन है, हम लोग इसी के इतर बात करेंगे 80U के लिए। हम बात करते हैं 80U की। डिट्टो सेम सेक्शन है लगभग, बस एक पॉइंट एक दो जगह चेंज आएगा। सेक्शन 80U, वहां पर डिसेबल डिपेंडेंट था, यहां पर बंदा खुद होगा जो टैक्स पेयर है। डिडक्शन टू द डिसेबल्ड या हैंडीकैप पर्सन, डिसेबल या हैंडी कैप पर्सन हिमसेल्फ। himself, this is the most important thing। तो हम लोग जब आगे चलते हैं इसमें, तो अब बात वापस होगी कि एलिजिबल पर्सन कौन होगा। एचयूएफ जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो नेचुरली वाली बात है कि इसमें केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल कवर्ड होगा। एचयूएफ इज एन इमेजिनरी और आर्टिफिशियल थिंग, जैसा अपना कंपनी होता है। रेसिडेंट इंडिविजुअल बस कवर्ड होगा यहां पे, एक पॉइंट। अब अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, तो इसमें एलिजिबल एक्सपेंडिचर सेम एज एवर, एलिजिबल एक्सपेंडिचर सेम एज 80DD, सेम एज 80 सेक्शन 80DD। एंड एलिजिबल एक्सपेंडिचर वो हो गया। तीसरा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन वापस से दो लेवल में क्लासिफाई करेंगे। और हमारे दो लेवल क्या थे। अब इसे छोटा सा एक बार टेबल बना के देख लेते हैं, वही जो चीज हमने लिखी थी। केस नॉर्मल डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी, केस सीवियर डिसेबिलिटी। परसेंटेज कितना होता है सीवियर डिसेबिलिटी में, 80% या इतना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। केस परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड नॉर्मल डिसेबिलिटी में क्या है, लेस देन 80%। तो यहां पर हमें डिडक्शन जनरली कितना मिलता है। Sir, is it 80% or 79? It's less than 80, that is 79। Okay. It's 80% or greater than 80%, राइट। तो 80% सीवियर डिसेबिलिटी में कवर्ड हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना हो गया, सेम एज एबव, दैट इज 75,000 एंड 1,25,000। कोई इशू है किसी को। वापस कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, क्लेमिंग डिडक्शन कंडीशन वही है, एक सर्टिफिकेट चाहिए मेडिकल अथॉरिटी से।
कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिसेबिलिटी, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी नीड टू फर्निश्ड along with रिटर्न। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, along with रिटर्न। कोई इशू है या आगे चले? एक मेडिकल का और सेक्शन रह गया है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। राइट। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, Now can we do that in the next class? एक मेडिकल वाला फिर और कवर्ड कर लेते हैं, फिर from my side this complete topic will be over, otherwise I won't be able to do it, I won't be able to complete the assigned topics। मैं आज खुद बहुत स्लो मतलब आज खुद बहुत फास्ट चल रहा हूँ, दैट थिंग आई कैन ऑल्सो रियलाइज, होप यू विल अंडरस्टैंड। ये वाला सेक्शन और कर लेते हैं, फिर एक सेक्शन और रहेगा, वो मैं चाहे अगली क्लास में करा दूंगा, वरना इसमें एक क्लास और लग जाएगी। तो ये वांट की लगे, बस ये वाला और देख लीजिए, खत्म कर रहे हैं फिर हम। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिजीज, स्पेसिफाइड डिजीज। अब वापस इसमें कौन कवर्ड होगा? इस पे भी हम लोग 4-5 पॉइंट में ही डिस्कस करेंगे। एलिजिबल पर्सन कौन होगा? एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं क्या होगा। एलिजिबल एक्सपेंडिचर एंड वापस मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट क्या रहेगा? क्वांटम ऑफ डिडक्शन देखेंगे, और वापस वही अपनी लास्ट वाली कंडीशन जहां डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देता है। तो मुश्किल से 2 मिनट और लगेगा, हम समझ लेते हैं इसको। एलिजिबल पर्सन कौन है? अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एंड दूसरा होगा रेसिडेंट HUF, राइट। तो ROR एंड RNOR, दूसरा ROR RNOR। एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या होगा इसमें? एलिजिबल एक्सपेंडिचर होगा if SSC incurs any expenditure on medical treatment of disease person या डिजीज स्पेसिफाइड जो हो। ये बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, अंडर रूल 11DD, अंडर रूल 11DD। बस स्पेसिफाइड डिजीज आप ध्यान रखिएगा, बाकी ज्यादा काम है नहीं ज्यादा ध्यान रखने का। ठीक है, और यहां पर मिलेगा किस किस को? एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर हिमसेल्फ या उसके डिपेंडेंट जो होंगे, या फॉर अ डिपेंडेंट पर्सन, फॉर अ
सकते हैं पूरा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर हिमसेल्फ और फॉर अ डिपेंडेंट पर्सन, और फॉर अ डिपेंडेंट पर्सन, या आप खुद के लिए ले लीजिए या आप ले लीजिए अपने डिपेंडेंट्स के लिए। एंड अब डिपेंडेंट का मतलब क्या है? वापस वही, आप हिमसेल्फ हैं तो आप ऊपर ही कवर्ड हो गए। आपकी आएंगी वाइफ, आपके आएंगे चाइल्ड और प्लस पेरेंट्स आ जाएंगे, एंड ब्रदर या सिस्टर, ब्रदर या सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल डिपेंडेंट ऑन हिम, ब्रदर या सिस्टर ऑफ, ब्रदर या सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल डिपेंडेंट ऑन हिम। अब इसमें क्वांटम ऑफ डिडक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले वालों में आप चाहे एक्सपेंडिचर इंकर्ड करें या ना करें, हम ये मान लेंगे कि आप उनका रख रखाव भी कर रहे हैं, तब भी आप 75,000 रुपए के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम, अब एक बार टेबल देख लेते हैं। या तो आप सफर कर रहे हैं, पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीज जो है, स्पेसिफिक डिजीज जो है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज की एज क्या है ये देखेंगे, और दूसरा देखेंगे हम क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउड, क्वांटम ऑफ डिडक्शन। बस अगर आप लेस देन 60 ईयर हैं तो आपको मिलेगा लोअर ऑफ ₹40,000 और एक्सपेंडिचर इंकर्ड, राइट, ये खत्म। अगर अब हैं आप हैं अब 60 साल या उससे ज्यादा, तो आपको जो डिडक्शन का लिमिट है लोअर ऑफ ₹1,00,000 और एक्सपेंडिचर इंकर्ड। ठीक है, इसमें बस एक नोट लिख लीजिए, नोट वेयर एक्सपेंडिचर incurred is reimbursed by mediclaim by company या employer, such reimbursement deducted from amount of deduction। जो आप ये 40,000 या एक्सपेंडिचर इंकर्ड करेंगे, उसमें से अगर मान लीजिए कुछ पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, बाय इंश्योरेंस कंपनी या एम्प्लॉयर, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। और लास्ट जो इसमें कंडीशन है, दैट इज आपको क्या चाहिए, तो वापस आपको चाहिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, मेडिकल सर्टिफिकेट। और आज की क्लास खत्म। थैंक यू एवरीवन। और किसी का कोई डाउट है तो दे कैन आस्क। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी। कोई कुछ पूछना चाहता है?
थैंक यू एवरीवन। Excuse me, sir. Good morning. अच्छा, आप रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, किसी का कुछ और डाउट है? सर जैसे अगर हमने 2 लाख का एक्सपेंडिचर किया है और मेडिकल इंश्योरेंस से 50,000 मिला है, राइट। तो फिर डिडक्शन 50,000 की रहेगी, मतलब नहीं सॉरी 60,000 का रिम्बर्समेंट मिला है तो 40,000 डिडक्शन होगी। आपका सवाल बहुत वैलिड वाला है। 2 लाख रुपए का आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो आप पहले एक काम करो ना, 2 लाख और 40,000, 2 लाख और 1 लाख, विच एवर इज लोअर, तो 1 लाख का आपको अलाउड होगा, उसमें से 40,000 रुपए आपको से इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो आपको जो अलाउड होगा वो होगा 60,000 रुपए का। ओके ठीक है, ठीक। और कोई कुछ और पूछना चाहते हैं? अटेंडेंस वाले प्लीज रुक जाना। किसी का कुछ और डाउट है? सर इधर लोअर ऑफ का मतलब क्या हुआ? लोअर ऑफ का मतलब आपने मान लीजिए 20,000 रुपए खर्च किए और आप 60 साल से कम उम्र के हैं और आपको लिमिट दे रखा है 40,000 रुपए का, तो आपको डिपार्टमेंट कितने की छूट देगा? 20,000 का या 40,000 रुपए का? प्लीज बताइए। सर रिपीट करना एक बार। मेरा एक सवाल था, मान लीजिए आपके घर में कोई डिसेबल्ड है माई का, और खुदा ना खास्ता है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज डोंट ऑफेंड। आपके घर में कोई है और उसका 20,000 रुपए का खर्चा हुआ, आपको ये सेक्शन बोलता है आपको 40,000 मिलेगा या 20,000 मिलेगा, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो, गवर्नमेंट आपको कितना रिडक्शन देगा? सर 20,000 पे। हाँ, दैट इज द पॉइंट। लोअर ऑफ 40,000 या 20,000, तो 20,000 देगा। अब आपने खर्चा कर दिया 60,000 रुपए, डिपार्टमेंट आपको कितना देगा? तब 40,000। यू गॉट अंडरस्टैंड? ओके सर, मतलब मैक्सिमम उसकी लिमिट 40 है। राइट। और कोई कुछ और पूछना चाहता है? थैंक यू एवरीवन, सो you can leave the class right now. थैंक यू सर। Thank you. Sir, attendance. वेट 1 मिनट रुक जाइए। अगर किसी Thank you, sir. हाँ बिल्कुल अनमोल, थैंक यू। Thank you so थैंक यू।